परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की थर्ड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, कैरेक्टरिस्टिक्स, चैलेंजेस, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की हैं फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हमने डिफरेंस कवर किया था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल के बीच में। थर्ड वीडियो में हम देखेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में। तो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। स्टार्टिंग में मैं हमेशा एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम मीनिंग देखेंगे दोनों का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है। उसके बाद रिलेशन देखेंगे दोनों का कि कैसे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, हम आखिर में इन दोनों को साथ में पढ़ क्यों रहे हैं, और क्या रोल होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से अलाइन करते टाइम। ठीक है, तो लास्ट देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। चलिए शुरू करते हैं किससे, एग्जाम्पल के साथ। आपने योनिक्स का नाम सुना होगा, अगर आप एथलीट हैं या गेम्स वगैरह देखते हैं तो योनिक्स बहुत पॉपुलर ब्रांड है। किसमें, बैडमिंटन वगैरह में, टेनिस वगैरह में टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं। तो अगर योनिक्स का एग्जाम्पल लें और योनिक्स का मान लो एक ऑब्जेक्टिव है योनिक्स का, या गोल सेट किया उसने कि योनिक्स वांट्स टू बिकम द लीडिंग ब्रांड इन लाइट वेट बैडमिंटन रैकेट्स बाय एंड ऑफ 2025। ये एक एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है। तो योनिक्स अगर सोच रहा है कि उसको लाइट वेट रैकेट्स में एक लीडिंग ब्रांड बनना है 2025 के एंड तक, तो उसके स्ट्रैटेजिक प्लान क्या होंगे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एट योनिक्स कैसे होगी। उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करना पड़ेगा या इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो उस इंडस्ट्री को अच्छे से खंगाल पाए जिसमें हाई परफॉर्मेंस बैडमिंटन रैकेट्स बनते हैं लाइटेस्ट, क्योंकि उसका यही तो गोल है कि उसको लाइटेस्ट रैकेट बनाना है। तो ये उसका एक स्ट्रैटेजिक प्लान हो जाएगा कि आने वाले 2025 में उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्चा करना है। सेकंड होगा मार्केट एक्सपेंशन। अभी अपना मार्केट भी तो बढ़ाना पड़ेगा, बस लाइट वेट बैडमिंटन रैकेट बनाने से थोड़ा ना हो जाएगा, लोगों को बताना भी तो पड़ेगा। तो मार्केट एक्सपेंशन करेगा, जहाँ पे बैडमिंटन ज़्यादा चल रहा है जिस कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है बैडमिंटन, उसके बाद ब्राज़ील वगैरह में बैडमिंटन बहुत सारा चल रहा है, तो वहाँ पे एक्सपेंड करेगा अपने आप को। उसके बाद देखेगा अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन्स करेगा ताकि टॉप प्लेयर से वो ऐसे कोलैबोरेट कर पाए, टॉप प्लेयर के साथ ऐसे एडवर्टीजमेंट वगैरह कर पाए, क्योंकि इंस्पायरिंग लोग होते हैं ना जो बैडमिंटन के प्रति ऐसे थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, वैसे टॉप बैडमिंटन प्लेयर्स को देख के वो रैकेट्स खरीदते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव है मान लो फॉर एग्जाम्पल। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गई उसकी कि उसने ये 3 स्ट्रैटेजी बना ली। अभी यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे होगा उसका, इन स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे सबसे पहला होगा डिफाइन एंड अलाइन ऑब्जेक्टिव्स। जो भी उसने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करी है ना, उसको अपनी टीम में अलाइन करेगा, टीम में बताएगा जाके। किसको बताएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को बताएगा, मार्केटिंग टीम को बताएगा कि हाँ भाई आपका काम आ गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को बताएगा कि भाई हमें ऐसा एक न्यू लाइट वेट रैकेट बनाना है या प्रोटोटाइप बनाना है आपको, जिसमें एटलीस्ट उसका जो रैकेट का वेट है वो 10% तो गिर ही जाए। मान लो अगर 80 ग्राम का रैकेट आप बना रहे हो अभी तक, 8 ग्राम उसमें से आपको गिराना ही गिराना है। ठीक है, और परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए वो एक KPI बना देगा, किसके लिए, R&D टीम के लिए, और फिर मार्केटिंग टीम के लिए भी बनाएगा। ठीक है, तो क्योंकि उसको ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ानी है। उसके बाद क्या करेगा, KPI सेट करेगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं कि मतलब आपको करना क्या है एक्चुअल में, आपका क्या मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, दोनों टीम्स के लिए। R&D टीम के लिए बोलेगा कि रिडक्शन इन रैकेट वेट्स को ट्रैक करो, नंबर ऑफ प्रोटोटाइप कितने आपने बनाए हैं, प्लेयर्स का क्या फीडबैक है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम करेगी, वो उसका KPI हो गया। मार्केटिंग टीम का क्या KPI होगा कि आपको नए कैंपेन की रिसर्च करनी है कि कैसे कैसे हम नए कैंपेन ला सकते हैं, एंगेजमेंट रेट कितना है हमारा, सेल्स ग्रोथ कितना है हमारा टारगेट मार्केट में। ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेगा R&D टीम और मार्केटिंग टीम को। उसके बाद रिव्यू और एडजस्ट करेगा। रिव्यू भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ही आता है। ठीक है, तो प्रोग्रेस देखेगा कि जो KPIs आपने दी थी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उस पर कितना काम किया R&D टीम ने और मार्केटिंग टीम ने। ठीक है, तो ये सारा कुछ मेरा कहने का मतलब था एक एग्जाम्पल से कि अगर योनिक्स कोई स्ट्रैटेजीज बना रहा है ना, तो उसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जरिए उस स्ट्रैटेजी को अपनी टीम में भी बताना पड़ेगा। तो इसलिए ये दोनों लिंक्ड होते हैं। आइए अब लिखने वाली टर्म्स में पढ़ लेते हैं। ये तो होता है एग्जाम्पल। Concept of performance management. Performance management is like a system for checking how well employees are doing their jobs and helping them to do better. It involves setting goals for employees, regularly discussing their progress and providing feedback and support to improve their work. बहुत ईजी सी डेफिनेशन है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जरिए आप एम्प्लॉयज़ की जो भी काम कर रहे हैं, वो जो भी टास्क कर रहे हैं, उसको उस पर नज़र रखोगे कि कितना अच्छे से वो कर पा रहे हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है,
रेगुलर उनके साथ उसकी प्रोग्रेस डिस्कस करोगे, उनको पहले से KPIs बता दोगे, गोल्स बता दोगे कि क्या करना है आपको, ठीक है, और उसको फीडबैक या सपोर्ट प्रोवाइड करोगे जैसे ही वो काम करते हैं। ये अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसे बोलते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किसे बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज मेकिंग अ डिटेल्ड मैप फॉर वेयर कंपनी वांट्स टू गो इन फ्यूचर। ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाना मतलब स्ट्रैटेजीज डिसाइड करना कि फ्यूचर में आपको करना क्या है, क्या क्या अचीव करना है। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग ऑन द कंपनीज मेन गोल्स एंड फिगरिंग आउट द बेस्ट स्टेप्स एंड रिसोर्सेज नीडेड टू रीच दीज गोल्स। ठीक है, आप वहाँ पे गोल्स डिसाइड कर रहे हो, क्या क्या जरूरत पड़ेगी उस गोल के लिए, क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वो डिसाइड कर रहे हो। दिस प्लान हेल्प्स एवरीवन इन कंपनी नो व्हाट दे शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स। बिल्कुल सही बात है, एक रोड मैप आपको डिसाइड करके दे देता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ताकि इंप्लॉयज को पता चल जाता है कि करना क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। अभी मेरे दिमाग में कुछ अटपटे से क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पहले करें कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पहले करें? तो भाई सिंपल सा इसका आंसर है कि भाई आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए, ओवरऑल गोल्स पता होने चाहिए, तभी आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर पाओगे। उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर पाओगे इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है भाई। सेकंड है, इज इट एन ईजी जॉब टू अलाइन बोथ? क्या ये बहुत ईजी होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को अलाइन करना? ये हमेशा ईजी नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे बहुत सारे, ठीक है, और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इस चीज़ में, जैसे जैसे आपके पास फीडबैक आएगा या रिजल्ट आएगा तो। ठीक है, तो ये इजी टास्क नहीं होता है इन शॉर्ट। थर्ड मेरा क्वेश्चन आता है, इज इट रिलेटेड टू विजन एंड मिशन ऑफ कंपनी? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अगर आ जाता है ना, अगर मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूं तो क्या ये विजन और मिशन से रिलेटेड है? ऐसा मैं सोच रहा हूं, मैंने पढ़ा था कहीं पे। तो इसका शॉर्ट आंसर है हाँ, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है विजन और मिशन से। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग खुद ही बताती है कि क्या कंपनी का विजन होना चाहिए, क्या मिशन होना चाहिए। ठीक है, और ये भी मेक श्योर करता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कि जो भी इंप्लॉयज कर रहे हैं वो इस विजन और मिशन या गोल्स के प्रति ही काम करें। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है रिलेशन बिटवीन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्या रिलेशन होता है, कैसे इन दोनों को साथ में क्यों पढ़ रहे हैं हम बेसिकली। सबसे पहला होता है गोल अलाइनमेंट। गोल अलाइनमेंट का मतलब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कर लेते हो ऑर्गेनाइजेशन की, कि लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। और उसके साथ ही अगर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप इंडिविजुअल या टीम गोल्स डिसाइड कर लेते हो कि किस बंदे को क्या क्या अचीव करना है, किस बंदे से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए दोनों ये लिंक होते हैं आपस में। सेकेंड होता है डायरेक्शन एंड फोकस। अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके आपको एक क्लियर डायरेक्शन पता चल जाएगी या फोकस पता चल जाएगा आपकी नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको करना क्या है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या करेगा, उन डायरेक्शंस को स्पेसिफिक टास्क में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स या KPIs डिसाइड करने में हेल्प करेगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। थर्ड होता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आपको यह पता चल जाता है कि कौन से रिसोर्स को कितनी प्रायोरिटीज देनी है, मतलब प्रायोरिटी टास्क आपको पता चल जाते हैं कि किस टास्क पे कितने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया इंश्योर करता है कि जो भी आपने रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं। ठीक है, जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो उसके लिए। फोर्थ होता है मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। अगर आप एक बार अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज को जाके ये बता दोगे कि आपको ये करना है जिससे हमारी कंपनी का विजन और मिशन बहुत ज़्यादा ऐसे अचीव होने के चांसेस हैं, तो एम्प्लॉयज को भी अंदर से एक मोटिवेशन आता है और वो एंगेज्ड फील करते हैं कि भाई उनका जो भी काम है, उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के प्रति वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है चेंज मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आप अगर स्ट्रैटेजीज बना रहे हो या डिसाइड कर रहे हो तो उसमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है आपको टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चेंजेस अगर कर रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी में तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपको ये मेक श्योर करता है कि वो जो चेंजेस हैं वो आप एम्प्लॉयज तक कैसे पहुंचाओगे। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यहाँ पे एक टूल की तरह काम करता है। लास्ट होता है यहाँ पे रिलेशन अकाउंटेबिलिटी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आप अकाउंटेबिलिटी बता सकते हो कि किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है आपने, क्योंकि गोल्स डिसाइड कर दिए हैं इंडिविजुअल लेवल पे कि किस एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसकी जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी बना सकते हो। तो इसलिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपस में रिलेटेड होते हैं। इन सब पॉइंट्स के जरिए हमने ये चीज़ समझा। अभी देख लेते हैं रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को क्यों घुसाया गया, वही सारे पॉइंट्स रिपीट होने वाले मैं पहले ही बता देता हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो आप लिख सकते हैं। सेटिंग डायरेक्शन, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि डायरेक्शंस आपको बता देता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जरिए आप शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट कर सकते हो उन डायरेक्शंस को
और एम्प्लॉय लेवल पे उसको अचीव किया जा सकता है। सेकंड होता है एस्टेब्लिशिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के जरिए आप ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लियर और मेजरेबल बना सकते हो, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में इंडिविजुअल लेवल पे आप उन ऑब्जेक्टिव्स को थमा सकते हो कि भाई आपके लिए ये काम है, आपके लिए वो काम है, और ये आपको अचीव करके देना है आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, जो भी है। नेक्स्ट होता है रिसोर्स एलोकेशन। वही सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से आपको पता चल जाता है कि कौन से रिसोर्स कौन से टास्क में लगाने हैं ताकि अच्छा रिजल्ट आए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आप ये मॉनिटर करते हो और इंश्योर करते हो कि जो भी आपने रिसोर्सेज लगाए हैं वो अच्छे से इफेक्टिवली उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। फोर्थ होता है गाइडिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। अब आप KPIs डिसाइड कर देते हो, जैसे कि मैंने बताया था। KPIs डिसाइड कर दी तो आपको इफेक्टिवनेस जानने में ईजी हो जाएगा कि किसको क्या काम दिया था और उसने वो काम कितना पूरा किया, कितने अच्छे से पूरा किया वो काम। ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट, वही सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट का मतलब कि एक कॉमन गोल है आपकी कंपनी का, एक कॉमन मिशन है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि सारे पार्ट ऑर्गेनाइजेशन के अलाइंड है उस कॉमन गोल के लिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी, मतलब एम्प्लॉय लेवल पे भी सारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी के लिए ही काम कर रहे हैं। सिक्स्थ होता है इनहैंसिंग मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। एग्जैक्ट सेम पॉइंट है ये तो, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय को अगर आप बताओगे कि ऑर्गेनाइजेशन की लार्जर पिक्चर क्या है, उसका मिशन क्या है, और आप एम्प्लॉय से उस हिसाब से एक्सपेक्ट करोगे तो उनको ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट फील होगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मोटिवेशन फील होगा, और वो अपना ऐसे जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी पे काम कर पाएंगे और उससे सुधरेगी उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन बेसिकली। सेवंथ होता है प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी, कि अकाउंटेबिलिटी आप डिसाइड कर पाओगे। अगर आप कल को स्ट्रैटेजी मीट नहीं कर पाते हो तो आप देख पाओगे कि कहाँ दिक्कत आई थी और किसकी वजह से दिक्कत आई थी, किस इंडिविजुअल की दिक्कत आई थी। इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल बना पाओगे। एट्थ होता है इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग। अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके आप डिसीजन मेकिंग बहुत सारे अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। जैसे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर कर रहे हो तो इंडिविजुअल लेवल पे आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो कि किस एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, फिर उसका डेटा आपको मिलेगा कि उस एम्प्लॉय ने उतना कंप्लीट किया कि नहीं किया, ठीक है। तो उसको वापस से आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में लगा सकते हो, जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रहा है ना उसको ये चीज़ पता चलेगा कि एम्प्लॉयज़ कितना इसको अचीव कर पा रहे हैं, उनका क्या फीडबैक है बेसिकली, उसके बेसिस पे फिर डिसीजन लिए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या होते हैं चैलेंजेस स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली यही होता है कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो स्ट्रैटेजीज के हिसाब से हो, कंपनी की जो भी स्ट्रैटेजी है, गोल है, उसके हिसाब से हो। सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन गैप। अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ तो एफर्ट्स जो कर रहा है ना एम्प्लॉय, क्या पता वो मिसअलाइंड हो जाए, गोल कुछ और ही है, काम कहीं और ही हो रहा है, ठीक है। सेकंड होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। एम्प्लॉयज या मैनेजर मना कर सकते हैं कि भाई क्या क्या चल रहा है ये है, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है, बेसिकली वो मना कर देंगे किसी भी चीज़ के लिए। और ये तभी होता है जब स्ट्रैटेजीज क्लियरली नहीं बताई जाती हैं एम्प्लॉयज़ को या मैनेजर्स को, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो इसलिए वो रेजिस्टेंस करना शुरू कर सकते हैं। थर्ड होता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेजरमेंट। अब अगर आप बोल रहे हो कि कंपनी का जो वाइड ऑब्जेक्टिव है, जो भी मिशन है, उसको आप KPIs में कन्वर्ट करोगे, KPIs मतलब जो भी टास्क जो भी एम्प्लॉयज़ करेगा उसमें अगर आप कन्वर्ट करोगे और वो बहुत इजी टास्क होता है, तो नहीं भाई, वो बहुत इजी टास्क नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और अगर ये सबसे ज़्यादा तब होता है जब अगर आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है ना बहुत ऐसे बड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, या मिशन जो है बहुत बड़ा मिशन है, ऐसे क्वालिटेटिव टर्म्स में डिफाइंड है। फोर्थ होता है इनएडुकेट ट्रेनिंग। अगर मैनेजर्स या एम्प्लॉयज़ के पास वो स्किल्स ही नहीं है जो भी स्ट्रैटेजिक प्लान को ऐसे इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए, तो वहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं और जो परफॉर्मेंस है उनकी हैम्पर हो सकती है वहाँ पे। फिफ्थ होता है मिस अलाइंड इंसेंटिव्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप रिवॉर्ड सिस्टम के साथ उसको अलाइन भी कर रहे हो, और अगर वो अलाइन नहीं है सही से, स्ट्रैटेजिक गोल कुछ और है, उसके हिसाब से आप रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो एम्प्लॉयज़ को, तो वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय काम करेगा उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको मेक श्योर करना पड़ता है। तो ये भी कभी कभी चैलेंज आ सकता है कि आपको इंसेंटिव्स या रिवॉर्ड्स अच्छे से रखने हैं। सिक्स्थ होता है इनकंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। अभी आप बोल रहे हो कि स्ट्रैटेजिक प्लान और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सारे लेवल्स पे आपको अप्लाई करना है, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। और अगर जो कंपनीज होती हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, डाइवर्स कंपनीज होती हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लास्ट पॉइंट होता है कल्चरल मिसअलाइनमेंट। अब मान लो कंपनी का वैसा कल्चर ही नहीं है जिस हिसाब से आप गोल्स बना रहे हो या स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, जो भी आप परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वैसा वो कल्चर ही नहीं है,
तो वहाँ पे एक डिस्कनेक्ट हो सकता है कि जो भी आपने प्लान किया है और जो भी काम हो रहा है, क्योंकि वो लोग वो करते ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कंपनी है, उसको उससे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ये बनाई गई उसकी कि आपको कस्टमर सर्विस है ना बहुत अच्छी करनी है, लेकिन उस कंपनी का वो है ही नहीं। ठीक है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, उस कंपनी का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ये है कि उसको इनोवेशन में ज़्यादा ध्यान देना है, R&D में ज़्यादा ध्यान देना है। कस्टमर सर्विस आप आउटसोर्स भी कर सकते हो, उनके ऊपर मत थोपो, तो उसका कल्चर जो इनोवेशन का है ना वो दब जाएगा वहाँ पे। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, आपस में इनका रिलेशन क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, और कैसे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अगर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को घुसाने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और लाइक हो जानी चाहिए वीडियो, अगर पसंद आई तो। पसंद आ ही जाती है, समझ में कुछ भी आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।